1193 में लगाई गई वो आग जो कि 3 महीनों तक धधकती रही, जिसकी वजह से सदियों का ज्ञान और हजारों लोगों की मेहनत 90 लाख किताबों में जो अर्जित करके रखी थी वो 3 महीने में खाक बन गई। और इससे केवल भारत को नुकसान नहीं हुआ बल्कि पूरा विश्व हजारों साल पीछे चला गया। और ये केवल एक जाहिल इंसान की जाहिलियत की वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन आज जो जीर्णोद्धार नालंदा का किया गया वो हमें दिखाता है कि चाहे बादल कितने घने क्यों ना हो, लेकिन वो सूर्य के वेग को नहीं रोक सकते। चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, उसे हटाने के लिए एक छोटा सा दीपक ही काफी है। चाहे किताबें तुम लाखों जला लो, लेकिन ज्ञान को नहीं जलाया जा सकता, ज्ञान को नहीं मिटाया जा सकता। ये तो केवल एक अनुभव है जो आपके अंदर हमारे अंदर होता है। किताबें तो क्या है, किताबें केवल उस अनुभव को समेटे हुए होते हैं। एक किताब जलाओगे, कल कोई दूसरा आके अपना अनुभव लिख देगा। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं नालंदा की, वही नालंदा जिसके के शब्द में ही ज्ञान प्रवाहित होता है। नालंदा का कुछ लोग मतलब बताते हैं कि फ्लो ऑफ द नॉलेज, कुछ लोग बताते हैं कि कमल को देने वाला। कमल हमारी संस्कृति में मूल को माना जाता है, जड़ को माना जाता है, और ज्ञान का प्रतीक भी कमल होता है। ज्ञान को देने वाला कह लो या फिर ज्ञान का प्रवाह करने वाला कह लो, दोनों ही नालंदा के मतलब है। चाइनीज ट्रैवलर हुइंग सांग की ट्रैवलॉग में जब हम देखते हैं, जो कि 7th सेंचुरी में भारत आए थे, उनके मुताबिक नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने 5th सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। और नालंदा वर्ल्ड की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे कि बच्चों को कोई भी शुल्क नहीं देना होता था, फ्री में सारी पढ़ाई कराई जाती थी। ऐसा माना जाता है कि नालंदा में उस समय पर 10,000 स्टूडेंट थे और 1500 टीचर हुआ करते थे। नालंदा में फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते थे। और ये जो फोटो में आपको गड्ढे जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये उस समय के स्टूडेंट के कमरे हुआ करते थे। अभी इनके ऊपर की छत हट चुकी है, लेकिन पहले यहाँ पे छत भी थी, गेट भी हुआ करता था। और हर ब्लॉक में ऐसे 35 कमरे होते थे, मतलब कि एक ब्लॉक में 35 बच्चे पढ़ते थे। और ये जैसे स्ट्रीम के आज भी डिवाइड होता है ना, कि ये स्ट्रीम के बच्चे यहाँ पर रहेंगे, इस स्ट्रीम के बच्चों का हॉस्टल अलग होगा, वैसे ही पहले भी था। जो साइंस पढ़ता था तो उनका ब्लॉक अलग होता था। और इन्हीं के बाहर जो आपको ये चबूतरा दिखाई दे रहा है, इसी चबूतरे में बैठ के ये सारे लोग पढ़ाई करते थे। यहीं पे इनका रूम था और इन्हें दिन में 2 बार खाना दिया जाता था। बता दें कि जो आसपास के 200 गांव थे, उनके जितना भी रेवेन्यू आता था इन्हीं के प्रिंसिपल को दिया जाता था, जिससे कि नालंदा यूनिवर्सिटी का पूरा खर्च चलता था। और उन आसपास के गांव के लोगों के ऊपर ये भी जिम्मेदारी होती थी कि रेवेन्यू के अलावा भी जो भी डेली की सामग्री होती है वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को और मास्टर्स को प्रोवाइड कराई जाए। और जो मुझे नालंदा यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात लगती है कि यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम होता था 3 लेवलों में कंडक्ट कराया जाता था। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो एंट्रेंस गेट थे नालंदा यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे ये लोग अपने डिबेटर्स को बैठा के रखते थे, मतलब कि जो पहरेदार भी या चौकीदार भी होता था गेट पे, वो भी इतना पढ़ा लिखा होता था कि अगर आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है एज ए स्टूडेंट, तो पहले आपको उनसे डिबेट करनी पड़ेगी। और अगर उन्हें लगेगा कि आपकी नॉलेज ठीक है, उसी के बाद आप आगे जा पाओगे। और उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी नालंदा में स्थित थी, जिसे कि धर्मगंज बोला जाता है। ये धर्मगंज 9 मंजिला इमारत थी, जिसे कि 3 भागों में और बांटा गया था। अलग अलग इसके फ्लोर्स थे और उन्हें अलग अलग नाम भी दिए गए, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। ये 3 अलग अलग उसके फ्लोर थे और वहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम्स की बुक्स होती थी। ऐसा माना जाता है इस लाइब्रेरी के अंदर उस समय पर 90 लाख किताबें मौजूद थीं। इसी वजह से जब बख्तियार खिलजी ने उन्हें जलाया तो उसे जलने में 3 महीनों का समय लग गया। और बता दें कि उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस होती नहीं थी और भारत में पेपर भी नहीं थे। ये जितने भी थे ये मैन्युस्क्रिप्ट थी, मतलब कि ताम्रपत्र हुआ करते थे और पेड़ की छाल, उन पे ये सब चीजें लिख के रखा करते थे। और ऐसा भी माना जाता है जो पुराने ग्रंथ थे, बौद्धिस्ट ग्रंथ और उपनिषद, उनकी रियल जो कॉपीज थी, मतलब कि जिस समय पर वो लिखे गए थे वो रियल कॉपी भी नालंदा में मौजूद थे। लेकिन आज वो ज्ञान हमारे पास नहीं है, वो भी केवल एक शख्स की वजह से, बख्तियार खिलजी, जिसने कि अपनी जलन की वजह से, जिसने अपनी मजहब की वजह से नालंदा को पूरी तरीके से खाक कर दिया। बख्तियार खिलजी एक सेनापति था
कुछ युद्धों की वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी, तो वो इलाज के लिए कुछ हकीमों को बुलाता है, कहीं पीरों के पास भी जाता है, उनसे दुआ भी लेता है, लेकिन इसकी कोई भी तबीयत में सुधार बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तभी कोई बताता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, श्री राहुल भद्रा, कि आप उन्हें बुलाओ, वो शायद आपको ठीक कर दें। लेकिन पहले उसने मना करा, और किस वजह से मना करा कि वो कुफ्र है, काफिर है, दूसरे धर्म के हैं, दूसरे मजहब के हैं, इसीलिए हमें वो नहीं चाहिए। लेकिन जब तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी तो उन्होंने राहुल भद्र को बुलाया, और राहुल भद्र से इसने एक शर्त रखी खिलजी ने कि आप जो भी आयुर्वेद की दवाई दोगे मैं वो नहीं खाऊंगा, अगर आप सच में इतने ही बड़े ज्ञाता हो तो मुझे ऐसे ही ठीक करके दिखाओ। तभी राहुल भद्र ने कुरान ली और कुरान के ऊपर दवाई लगा दी और खिलजी को दी कि आप इस कुरान को डेली पढ़ा करो, आपकी तबीयत ठीक होने लगेगी। जब बख्तियार खिलजी ने रोज कुरान को पढ़ना शुरू करा तो उसकी तबीयत धीरे धीरे दुरुस्त होने लगी। तब उसे राहुल भद्र ने बताया कि मैंने कुरान के पन्नों में इस तरीके से दवाई लगा दी थी। सब सुनने के बाद और उसे लगा कि इन लोगों के पास ये अमूल्य ज्ञान कैसे आया जो कि हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स के पास में नहीं है। इसी की वजह से, इसी जलन की वजह से 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा पे अटैक करा और नालंदा को आग के हवाले झोंक दिया। वहाँ पर पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों को मार दिया, हजारों मंक्स को मार दिया, वहाँ पे जो टीचर थे उन्हें भी मार दिया। केवल अपनी एक मजहब की आइडियोलॉजी की वजह से उसने पूरी दुनिया को हजारों साल पीछे फिर ढकेल दिया, क्योंकि उन मैन्युस्क्रिप्ट में जो नॉलेज होगी, नॉलेज क्या एक्सपीरियंस होता है, जो पुराना एक्सपीरियंस था लोग उसे लिखते जाते हैं, वही नॉलेज बन जाती है। अब शायद वो नॉलेज दोबारा गेन हो पाए या ना हो पाए, या जो वैसे अनुभव थे, क्योंकि अनुभव सबके अलग होते हैं, वो अनुभव अब हमें कभी वापस नहीं मिल सकते। एक इमारत बनाना ठीक है, दोबारा से उसका उद्धार करना ठीक है, लेकिन वो चीज़ जो वहाँ का ज्ञान था, वो वैसा ज्ञान अब हमें दोबारा कभी नहीं मिल सकता।